हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो है बेसिक्स शिक्षा, जिसमें हम यूनिट सेकंड देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर है, देखेंगे। बुद्धि और विकास पर शारीरिक विकलांगता के प्रभाव को संक्षेप में समझाइए। फ्रेंड्स, इसमें जो हेडिंग बनेगी वह बनेगी बुद्धि तथा विकास पर शारीरिक विकलांगता का प्रभाव। इसमें के अंदर भी एक हेडिंग बनेगी शारीरिक विकलांग बालक, जिसमें फ्रेंड्स देखेंगे हम शारीरिक विकलांगता किसी बालक की उस अवस्था को दर्शाती है। जो शारीरिक विकलांग है उसमें बालक की वह अवस्था को दर्शाती है जिसमें किसी भी बालक की शारीरिक नियोक्ताओं के कारण वह औसत बालक की भांति बालक के कार्य क्रियाकलाप में विशेष उन्नति नहीं कर पाता है। जो विकलांगता है उसमें बताया गया है कि बालक है वो अपनी क्रियाकलाप नहीं कर पाता है। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को उनके प्रभावित अंगों या तंतुओं के आधार पर इन्हें निम्न भागों में बांटा जा सकता है, देखेंगे। जैसे चक्षु विकलांग, नेक्स्ट इसमें है श्रवण विकलांग, और नेक्स्ट इसमें देखेंगे वाक्य विकलांग, नेक्स्ट है विरूपित बालक, और नेक्स्ट देखेंगे शारीरिक रूप से अस्वस्थ बालक, एंड नेक्स्ट इसमें है प्रमस्तीय क्षति, और नेक्स्ट इसमें देखेंगे मृगी। इसमें जो फर्स्ट हेडिंग बनेगी वह बनेगी चक्षु बालक। इसमें देखेंगे पूर्व काल से ही शारीरिक विकलांगता के क्षेत्र में सर्वाधिक दुखद अवस्था है वो दृष्टिहीनों को स्वीकार किया जाता है। सदा से ही उनका जीवन समाज में दया, सहानुभूति व शिक्षा वृत्ति पर आश्रित रहा है। जो चक्षु विकलांग इसमें बताया गया है कि इसमें दृष्टिहीन है, जो उनके लिए समाज में दया तथा सहानुभूति आदि पर इनको दिया जाता है। आगे जो लुईस वेल है उनको देखेंगे, जिन्होंने चक्षुहीनों को स्पर्श के माध्यम से पढ़ने हेतु सफल विधि देकर चक्षुहीनों पर उन्होंने बड़ा उपहार किया है। इसमें देखेंगे कि स्वयं वह चक्षुहीन थे और आज चक्षुहीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण ग्रहण करने के अतिरिक्त क्रिकेट व पैराशूट द्वारा वायुयान से कूदने जैसे अद्भुत प्रदर्शन करने लगे हैं। जो चक्षु विकलांग है उसमें जो लुईस वेल है, इन्होंने चक्षुहीनों को एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। और इसमें देखेंगे जो चक्षुहीन आंखों से नेत्रहीन होने के कारण भी वह अपना क्रिकेट या पैराशूट जैसे अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे इसमें देखेंगे श्रवण बालक, विकलांग बालक, उसमें देखेंगे कि कानों के द्वारा सुनने में बाधा उत्पन्न और अयोग्य व्यक्ति विशेष को श्रवण विकलांग कहा जाता है। आगे देखेंगे शैक्षिक दृष्टि से श्रवण विकलांगता ऐसी शारीरिक नियोक्ता है जो बालक को मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करती है। यहाँ पे मौखिक है, मौखिक अभिव्यक्ति। आगे देखेंगे जो श्रवण विकलांगता की है वो प्रकार देखेंगे। इसमें जन्म के पूर्व, नेक्स्ट है जन्म के कुछ समय बाद, नेक्स्ट है आभासीय श्रवणहीनता, नेक्स्ट इसमें भाषा ज्ञानोपरांत श्रवण विकलांगता। नेक्स्ट इसमें जो हेडिंग है वो है वाक्य विकलांगता। देखेंगे कि सामान्य वाक्य ध्वनि का न होना ही जिसमें वक्ता का मात्र श्रोता न समझ सके और अस्पष्ट से अवलंब में समझे वाक्य विकलांगता कहलाता है। वाक्य दोष, अस्पष्ट उच्चारण, असंगत ध्वनि या हकलाना, तुतलाना आदि के कारण वाक्य विकलांगता की श्रेणी में आता है। जो वाक्य विकलांगता है उसमें अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना या तुतलाना आदि वाक्य विकलांगता की श्रेणी में आता है। आगे देखेंगे शैक्षिक दृष्टि से वाक्य विकलांगता के एक ऐसी वाणी विकार है जिसमें वाणी अस्पष्ट, अनियमित और शब्दों के स्थान पर केवल ध्वनि के रूप में प्रकट होती है। आगे देखेंगे वाणी को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है जिस वाणी मुखर भाषा की ध्वनि की क्रमबद्ध एवं वैवाहिक अभिव्यक्ति है। ये हलाहम एवं काफमैन ने बताया है। आगे इसमें देखेंगे
नेक्स्ट इसमें है विरूपित बालक। इसमें देखेंगे कि कुछ बालक विभिन्न अक्षम अंगों के कारण समाज में अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं। यह आंगिक अक्षमता वाले जैसे शारीरिक रूप से विकलांग, विकृत, हड्डियां या लूले लंगड़े या विकलांग बालक विरूपित बालक कहलाते हैं। इसमें जो बताया गया है, जो विरूपित बालक होते हैं वो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, उनकी हड्डियां होती हैं या वो उनको चलने में दिक्कत होती है। इस प्रकार के बालक विरूपित बालक होते हैं। आगे देखेंगे, इन बालकों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रविध एवं संशोधित विधियों का प्रयोग किया जाता है। आगे इसमें देखेंगे, नेक्स्ट जो हेडिंग बनेगी अस्वस्थ विकलांग बालक। इसमें देखेंगे अस्वस्थ विकलांग बालक वे बालक होते हैं जो शारीरिक अक्षमता व शक्तिहीन के कारण पढ़ाई में अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं, जिनके लिए स्कूल में विशेष स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें जो बताया गया है, जो अस्वस्थ विकलांग बालक हैं वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं और शक्तिहीन होने के कारण वो पढ़ाई में कमजोर होते हैं, जिन्हें अस्वस्थ विकलांग बालक कहा जाता है। आगे देखेंगे, जैसे मिर्गी, तपेदिक, हृदय रोग, सूखा रोग और श्वास रोग और रक्तकल्पाप आदि रोगों से वह ग्रसित बालक इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे, आगे जो इसमें हेडिंग बनेगी वह देखेंगे प्रमस्तिष्कीय क्षति एवं सेवाएं। इसमें देखेंगे इस बात पर धीरे धीरे अनुभव होने लगा कि समुचित देखभाल, सही प्रशिक्षण और मौके दिए जाने पर विकलांग व्यक्ति भी समाज में योग्य सदस्य बन सकते हैं, जिन्हें समाज के आरोग्य माना जाता है। पिछले 20 वर्षों में कई स्वयंसेवी संस्थाएं विकलांग बच्चों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए ऐसे केंद्रों की स्थापना की गई है। जो प्रमस्तीय क्षति सेवाएं हैं उसमें यह बताया गया है कि देखभाल एवं सही प्रशिक्षण का मौका दिया जाने लगा विकलांग व्यक्तियों को, जिन्हें योग्य सदस्य बन सकते हैं, जो समाज में वो योग्य सदस्य बन सकते हैं। अयोग्य, जिन्हें अयोग्य माना जाता था, जहां पे पिछले 20 वर्षों में स्वयंसेवी संस्थाएं विकलांग बच्चों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए ऐसे केंद्रों की स्थापना की गई है। आगे देखेंगे, जिसमें बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन सेरेब्रल पॉल्सी के कारण अभी भी इस प्रकार के केंद्रों की कमी है जहां इन विकलांग बच्चों का पुनर्वास हो सके। नेक्स्ट में जो हेडिंग देखेंगे वह है मिर्गी। देखेंगे हमारे शरीर का नियंत्रण करता हमारा मस्तिष्क या दिमाग होता है। आगे देखेंगे, यह मस्तिष्क दिमाग को चलाता है। यह इस मस्तिष्क को कभी कभी सामान्य या आघात लग जाता है तो वह अपना सामान्य कार्य करना बंद कर देता है और पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। आगे इसमें देखेंगे मिर्गी, इस अवस्था को मिर्गी कहते हैं। मिर्गी है वह, इसमें जो व्यक्ति है उसका सामान्य या किसी आघात लगने के कारण उसका जो दिमाग है या मस्तिष्क है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। इस कारण इस अवस्था को मिर्गी कहते हैं। आगे देखेंगे, सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित बच्चों में अधिकतम पाई जाती है क्योंकि यह बच्चे अपने मस्तिष्क में किसी न किसी प्रकार से वह आघात सहे होते हैं, इसलिए यह मिर्गी होती है। आगे देखेंगे, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वह देखेंगे बुद्धि तथा विकास पर मानसिक विकलांगता के प्रभाव को संक्षेप में समझाइए। इसमें जो हेडिंग बनेगी वह बनेगी बुद्धि और विकास पर मानसिक विकलांगता के प्रभाव। इसके अंदर भी एक हेडिंग बनेगी मानसिक विकलांग बालक। आगे इसमें देखेंगे मानसिक मंदता मानव व्यक्ति को ऐसी ऋणात्मक विशेषता है जो कि किसी क्षेत्र या देश विदेश के लिए नहीं अपितु समस्त मानव जाति के लिए है। जो मानसिक विकलांगता है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक समाज या एक मानव जाति के लिए बड़ी समस्या है, जिसमें देखेंगे मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती चुनी गई है।
बाल्यावस्था में बाल विकास की क्रम में यह समस्या मुख्य रूप से अभिभावकों या शिक्षाविदों एवं चिकित्सकों के ध्यान में रुचि का विषय है। मानसिक मंदता से प्रभावित बालक अपने समान आयु के समान बालकों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह पिछड़ जाते हैं। जो मानसिक विकलांगता है, इसमें आयु अपने सामान्य बालकों के साथ जो होते हैं वह पिछड़ जाते हैं। इन्हें संप्रेषण कौशल में कठिनाई होती है। जो मानसिक विकलांगता बालक होते हैं उन्हें मानसिक संप्रेषण जो बालक होते हैं उन्हें संप्रेषण कौशल में कठिनाई होती है, जिसके फलस्वरूप समाज में वह जो सामाजिक रूप से वह वंचित रह जाते हैं। आगे इसमें देखेंगे मानसिक मंदता का प्रत्यय। इसमें देखेंगे मानसिक मंदता का प्रत्यय मानसिक अक्षमता या न्यूनता वाले उन सभी बालकों के लिए होता है जो कि घर, समाज तथा विद्यालय की परिस्थितियों के साथ अपना अनुकूलन करने में असमर्थ होते हैं। जो मानसिक मंदता का प्रत्यय है उसमें यह बताया गया है कि जो बालक हैं वह उन बालकों या समाज के साथ अपना सामंजस्य नहीं कर पाते हैं और इन विद्यालय और आदि परिस्थितियों के कारण वह अनुकूल नहीं हो पाते हैं और इस कारण से वह पिछड़ जाते हैं। आगे देखेंगे वर्तमान समय में मानसिक मंदता वाले बालकों को परिभाषित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। उनको विद्वानों और मानसिक मंदता वाले बालकों को परिभाषित करने में अनेक प्रयास किए गए हैं। अनेकों विद्वानों ने इन्हें विशिष्ट दृष्टिकोणों में परिभाषित किया है। मानसिक मंदता की समस्या सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक परिभाषाएं और इसके व्यवहारिक हैं, अतः प्रायः समस्त पक्ष की वो व्याख्या करती हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट इसमें जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी मंदता बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था। इसमें देखेंगे मानसिक मंदता बालक के शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक, व्यवसायिक एवं संवेगिक आदि सभी क्षेत्रों में विकास को कहीं न कहीं स्थिति एक निश्चित रूप में प्रभावित करती है। मंदता की पहचान एवं निदान के पश्चात बालक को उसको मंदता के स्तर व प्रति के अनुरूप शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष शिक्षा की व्यवस्था निम्न रूपों में की जा सकती है। जैसे देखेंगे आवासीय विद्यालय। इसमें देखेंगे कि दुशाद रूप से मंदित मना बालकों को घर अथवा सामान्य विद्यालयों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना पूर्णतः संभव होता है, अतः इन्हें स्वसज्जित अस्पताल विद्यालय में ही इन्हें रखा जाना चाहिए, जहां पर इनकी देखभाल करने के लिए योग्य परिचायकों तथा चिकित्सक नियुक्त होते हैं, क्योंकि ये बालक अपने स्वयं के दैनिक कार्यों को नहीं कर पाते हैं और इन्हें संपूर्ण जीवन ऐसी संस्थाओं में ही व्यतीत करना होता है। जो आवासीय विद्यालय है उसमें यह बताया गया है कि ऐसे बालकों को आवासीय विद्यालय में रहना चाहिए, क्योंकि वह अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर पाते हैं और ऐसे बालकों का जो जीवन है वो इन्हीं संस्थाओं में व्यतीत होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट इसमें जो हेडिंग बनेगी वह बनेगी विशेष विद्यालय। इसमें देखेंगे कि विशेष विद्यालयों की व्यवस्था अत्यधिक मंदता वाले तथा प्रशिक्षण योग्य मंदता को बालकों के लिए आवासीय विद्यालय व्यवस्था से अधिक वैवाहिक एवं उपयोगी मानी गई है। इसमें बालक एक निश्चित अवधि के लिए ही विद्यालय जाता है, शेष समय वह अपने परिजनों एवं साथियों के संपर्क में ही व्यतीत करता है। इस प्रकार वह विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ साथ सामाजिक रूप से भी प्रगति करता है। जो विशेष विद्यालय है उसमें यह बताया गया है कि बालक अत्यधिक मंदता एवं प्रशिक्षण योग्य मंदता को बालक के लिए आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की गई है, जहां बालक एक निश्चित समय के लिए विद्यालय जाता है और वह शेष समय अपने परिजनों हैं जो साथी हैं उनके साथ व्यतीत करता है और वह इस प्रकार से विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ साथ सामाजिक रूप से भी प्रगति
करता है। आगे देखेंगे विशेष शिक्षा, इसमें देखेंगे सामान्य विद्यालयों में न्यून मंदता बालकों के लिए पृथक रूप से विशेष शिक्षा की व्यवस्था विशेष कक्षाओं के रूप में की जाती है। ऐसे विद्यालयों में जहां मंदता बालकों की संख्या अधिक नहीं होती है, बालक केवल कुछ समय अवधि के लिए विशेष कक्षा में अपनी योग्यता के रूप में शिक्षण प्रशिक्षण पाते हैं और वहाँ यहाँ पे शेष शेष समय शेष समय वे औसत बालकों के साथ ही समान कक्षाओं में रहते हैं। यह व्यवस्था अनुशासन की दृष्टि से दोषपूर्ण रहती है। जो विशेष शिक्षा इसमें बताया गया है कि जो मंदमना बालक हैं उनको विशेष कक्षा में रख बिठा दिया जाता है और बालक केवल कुछ अवधि के लिए विशेष कक्षा में रहता है और प्रशिक्षण करता है और शेष समय वे औसत बालकों के साथ ही समान कक्षाओं में रहते हैं और जो व्यवस्था है वो अनुशासन की दृष्टि से दोषपूर्ण मानी गई है। आगे देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है वो देखेंगे वृद्धि एवं विकास पर सामाजिक विकलांगता के प्रभाव को संक्षेप में समझाइए, जिसमें देखेंगे हेडिंग बनेगी वृद्धि एवं विकास पर सामाजिक विकलांगता का प्रभाव। इसमें देखेंगे वे बालक जिनका व्यवहार व्यक्ति किसी न किसी पक्ष अधिक असाधारण हो समस्यात्मक बालक कहते हैं। वे बालक जिनका व्यवहार व्यक्ति किसी न किसी पक्ष के लिए अत्यधिक असाधारण हो वह समस्यात्मक बालक कहते हैं। अपने इस असाधारण व्यवहार या व्यक्ति के कारण विभिन्न प्रकार की इन्हें समस्याओं को जन्म देते रहते हैं। ये समस्याएं विशेष रूप से किसी एक क्षेत्र में अध्ययन का विषय नहीं होती हैं, बल्कि बालक की आयु असाधारण व्यवहार की परिस्थिति एवं समान व्यवहार की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुसार यह समस्या कभी माता पिता शिक्षक और समाज की होती हैं। आगे देखिए तो कभी सम्मिलित रूप से सबकी ही होती हैं, अतः सबकी दृष्टियों कोणों को सम्मिलित करके समस्यात्मक बालक को परिभाषित करना अत्यधिक व्यवहारिक होता है। आगे इसमें हेडिंग देखेंगे समस्यात्मक बालक की पहचान, देखेंगे समस्यात्मक बालक को कैसे पहचानेंगे। इसमें देखेंगे उपचारात्मक एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के दृष्टिकोणों में समस्यात्मक बालक को सही पहचान तथा उसके व्यवहार की असमता को प्रकृति तथा सीमा को जानकारी अत्यंत आवश्यक है। इसमें जो नेक्स्ट हेडिंग बनेगी वह बनेगी निरीक्षण विधि। इसमें देखेंगे किसी चालक में असामान्य व्यवहार का ज्ञान हो जाने पर उसके इस व्यवहार का विभिन्न किंतु लगभग समान परिस्थितियों में निरीक्षण करके बालक के समस्यात्मक होने को निश्चित किया जा सकता है। आगे देखेंगे उदाहरण यदि कोई बालक झगड़ा प्रवृत्ति का होता है तो दूसरे बालक को वह मारता पीटता है तो उसके व्यवहार की इस असमानता का निश्चय करने के लिए उसे व्यवहार का निरीक्षण विभिन्न समूहों एवं क्रियाकलापों और खेल के मैदान आदि में किया जाना चाहिए। निरीक्षण विधि इसमें यह बताया गया है कोई बालक है वह मारता पीटता है, यदि उस और असामान्य निश्चय करने के लिए उसका व्यवहार का परीक्षण करना चाहिए, जहाँ पे उसे खेल के मैदान आदि में उसको ले जाना चाहिए, जिसके आधार पर यह जान सकेंगे कि बालक वास्तव में झगड़ा करने की प्रवृत्ति रखता है या अथवा झगड़ा किसी विशेष अन्याय के कारण वह कर रहा है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे साक्षरता विधि। इसमें देखेंगे इस विधि में शिक्षक अथवा साक्षात्कारकर्ता बालक से सीधे प्रश्न करके उसे समस्या का व्यवहार के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए साक्षात्कारकर्ता इस विधि में निर्गुण होना आवश्यक है। साथ ही साक्षात्कार का सर्वित होना भी सर्चित से तात्पर्य है कि बालक से उसके व्यवहार तथा व्यक्ति के विषय में पूछे जाने वाले प्रश्नों का ब्यौरा साक्षात्कार होने से पूर्व ही बना लिया जाए तथा साक्षात्कार कक्ष का वातावरण भी उनके अनुरूप ही हो। यद्यपि यह विधि प्रत्येक प्रकार के समस्त व्यवहार के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप में पूर्ण नहीं है,
निरीक्षण के साथ इसका प्रयोग उपयोगी तथा सफल रहता है। आगे इसमें हेडिंग देखेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण, जिसमें देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण सूचियों में प्रश्नावली आदि के प्रयोग से समस्यात्मक बालकों की पहचान वैज्ञानिक ढंग से की जा सकती है। जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण इसमें बताया गया है कि यदि किसी बालक का परीक्षण करना है तो प्रश्नावली आदि के कारण समस्यात्मक बालकों की पहचान वैज्ञानिक ढंग से कर सकते हैं, जिसमें यहाँ भारतीय परिवेश में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रचलित मानकीकृत परीक्षण का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है।